हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया कि हम ना मध्यस्थता एक्सेप्ट करते हैं, ना ही अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, ट्रंप का नाम नहीं लिया। विदिन 24 आवर्स ट्रंप ने कहा नहीं मैंने मध्यस्थता नहीं की। 1971 वॉर में उनके प्लान्स थे कि जम्मू में वो ब्रेकफास्ट करेंगे, जलंधर में लंच खाएंगे और दिल्ली में रात का खाना खाएंगे। जहाँ तक इंदिरा गांधी का 71 वॉर का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी जीत की, लेकिन शिमला में वो जीत को हार में कन्वर्ट कर दिया। न्यूक्लियर वेपन इज़ नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज़ अ वेपन ऑफ डेटरेंस। अर्दोगन अपने आप को एक किस्म से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभारना चाहता है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। उसके सारे ख्वाब हिंदुस्तान ने मिट्टी में मिला दिए। नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का पॉडकास्ट नो फिल्टर। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सीख ये है कि भारत अब जान गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग एक देश से नहीं बल्कि चीन और तुर्की के साथ भी उसे लड़ना पड़ रहा है। तुर्की और चीन सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। चीन और तुर्की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से जुटे हुए हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या सीख मिली है, आगे चुनौतियों से कैसे निपटने की तैयारी है, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय सेना में मेजर जनरल रह चुके डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल सर मौजूद हैं। भारतीय सेना में रक्षा तंत्र में जिनकी विशेष जानकारी समय समय पर देश के लिए उपयोगी रही है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच बार बार होने वाले इस तरह के तनाव को रोकने के लिए आप किन दीर्घकालिक रणनीतियों की सलाह देंगे, खासकर कश्मीर मुद्दे के संदर्भ में? देखो, हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, ये केवल बायलैटरल इशू है, ये कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है और इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है। और ना ही हम किसी की मध्यस्थता को एक्सेप्ट किया है, ना ही करेंगे अभी आइंदा या आगे भी। ट्रंप को साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और केवल बातचीत होगी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में होगी, दो तरफा, और ये भी किसी न्यूट्रल थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं होगी, ये आपस बातचीत ही होगी। दूसरा, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे पाकिस्तान को कह दिया है कश्मीर हमारा है और बातचीत होगी तो पीओके को वापस लेने की, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर बातचीत होगी तो टेररिज्म को कैसे ख़त्म करना है। पाकिस्तान के यहाँ से पिछले 30, 40, 50 साल से टेररिज्म होता है, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान को बर्बाद करने की, जान और माल का नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, 1000 कट लगाने की कोशिश करता है। फिर फेक करेंसी भेजता है हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर करने के लिए, ड्रग्स भेजता है हमारे युवकों को बर्बाद करने के लिए, असला भेजता है, वेपन्स भेजता है, ताकि जो है देश में जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं जो उसके साथ सिंपथी रखते हैं, जैसे खालिस्तानी हैं, कश्मीर में आतंकवादी हैं, उनका फ़ायदा हो सके और हिंदुस्तान को नुकसान हो। हिंदुस्तान ने सब साफ तौर पे कह दिया कि आइंदा किसी प्रकार से इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई भी पाकिस्तान से आतंकवाद की घटना होगी तो हम आपको घुस के मारेंगे, बिल्कुल उसी माफी जैसे भी मारा है। तनाव और युद्ध जैसी स्थिति में नेतृत्व का भी अपना ही अलग एक महत्व होता है। अभी कुछ दिनों से 1971 का जिक्र कर इंदिरा गांधी की चर्चा खूब होने लगी है। जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के घमंड को तोड़ते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया, इस सीज फायर की घोषणा ट्रंप द्वारा किए जाने और उसके बाद देखा हमने कल कि किस तरह से वो पलट गए अपने बयान से कि मैंने कोई सीज फायर नहीं करवाया है। तो भारत पाक के मसले में अमेरिका क्यों इस तरह से चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है? ट्रंप की बेसिक कोशिश है कि उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिले। जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उसमें दुनिया में दो देशों में लड़ाई हो रही थी, एक इसराइल और हमास की और दूसरा बड़े पैमाने पर रशिया और यूक्रेन की। ट्रंप साफ तौर पे कहते हैं विदिन 24 टू 48 आवर्स अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो ये लड़ाइयाँ बंद करा दूँगा। वहाँ तो उनको सफलता नहीं मिली। फिर जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो ट्रंप ने सोचा कि इसको भी मैं ख़त्म कराऊँगा और अनाउंस कर दूंगा कि मैंने इसको भी ख़त्म कर दिया रशिया यूक्रेन की, और मेरे को शायद पीस प्राइज़ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अनाउंस किया कि मैंने मध्यस्थता की है, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया कि हम ना मध्यस्थता एक्सेप्ट करते हैं, ना ही अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, ट्रंप का नाम नहीं लिया। विदिन 24 आवर्स ट्रंप ने कहा नहीं मैंने मध्यस्थता नहीं की, मैंने केवल मदद की। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा हमने किसी से मदद मांगी नहीं, ये तो बायलैटरल इशू है और बायलैटरली डील किया है। फिर ट्रंप ने उसको बंदी करके कहा कि नहीं, मैंने दोनों देशों को कहा कि हमसे ट्रेड कीजिए। हिंदुस्तान जो है अमेरिका जो है हिंदुस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स है, और अगर आपने युद्ध को ख़त्म नहीं किया तो हम इसमें ट्रेड में रुकावट आ सकती है। हिंदुस्तान ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने साफ तौर पे कह दिया कि जो भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगी, पहली बार इस पर की कोई बातचीत नहीं हुई और ट्रेड डील, फिर उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान ने एक ट्रेड डील एक्सेप्ट कर ली है जहाँ ज़ीरो टैरिफ। उन्होंने कहा ट्रेड डील जब भी होगी
वो दोनों देशों के हितों को निगाह में रखते हुए होगी। एक तरफ़ा ट्रेड डील नहीं होगी, ना ही हिंदुस्तान को साइन करेगा। फिर ट्रंप ने आज कह दिया कि नहीं, मैंने ट्रेड के बारे में भी बातचीत नहीं किया। उन्होंने कहा कि आई सेड व्हाट आई डिड, और कहा कि शायद हो सकता है कि मैंने मदद तो की है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ट्रंप के इन 4 डेज़ 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स आई हैं। उसको ट्रंप को साफ तौर पे नज़र आ गया कि कोई भी दुनिया में उनको मानने के लिए तैयार, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तक कि उनके अपने देश में भी उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। वो मैवरिक हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको तो ये इतिहास भी नहीं पता। वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई जो है 1000 साल से चल रही है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 अलग कंट्रीज़ बने 1947 में, तो 1000 साल से कहाँ से लड़ रही है। तो ऐसे ट्रंप क्या बोलते हैं, किस समय बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, पता नहीं। अभी भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने कुछ और स्टेटमेंट भी इशू किया है, वो क्या है मेरे को नहीं अभी पता। 1971 और 2025 दोनों बार हवाई अभियानों ने अपना दबदबा बनाए रखा। इन दोनों ऑपरेशन के अंतर को थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। 1971 वॉर में जी पाकिस्तान के जो प्लान्स थे, जिसको अमेरिका और ब्रिटेन असिस्ट कर रहा था, उनके प्लान्स थे कि जम्मू में वो ब्रेकफास्ट करेंगे, जलंधर में लंच खाएंगे और दिल्ली में रात का खाना खाएंगे। और 3 दिसंबर को हमारे 12 फ्रंट लाइन एयरफील्ड्स के ऊपर उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, जिससे पाकिस्तान को लगा कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स को ज़मीन पर ही बर्बाद कर देंगे। रिज़ल्ट उतना हुआ, 13 ही दिन में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली फिनिश ऑफ किया और पाकिस्तान के घुटने टिक गए। एक नया देश बांग्लादेश खड़ा हो गया। 93,000 पाकिस्तानी ट्रुप्स, जिनके पास 6 महीने का सामान था, असला भी था, वेयरविदॉल भी था, लड़ाई जारी करने के लिए हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिए। वास्तव में दुनिया के इतिहास में इससे बड़ी जीत कोई नहीं हुई थी। जहाँ तक अभी युद्ध कर रहे हैं, उसमें भी हमने, जहाँ तक ईस्ट पाकिस्तान है, विदिन 48 आवर्स हमने वहाँ की कंप्लीट वायु शक्ति को ख़त्म कर दिया था। एंड देयर वाज कंप्लीट एंड 100% एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस एज फार द ईस्टर्न सेक्टर वाज कंसर्न। जहाँ तक वेस्टर्न सेक्टर का ताल्लुक था, वेस्टर्न सेक्टर में हमारा कोई बड़ा इरादा नहीं था। जब हमने ईस्टर्न में अपना पॉलिटिकल एम अचीव किया, तो हिंदुस्तान ने सीज़फायर, यूनिलेटरल सीज़फायर घोषित किया। उस लड़ाई और इस लड़ाई में ज़बरदस्त फ़र्क है। तब दोनों देश न्यूक्लियर नेशन नहीं थे। अभी हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर नेशन है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर नेशन है। दोनों में उस माफी की असिमेट्री भी नहीं है, जैसे कि अमेरिका और हौथीज़ में है, रशिया और यूक्रेन में है, और इसराइल और हमास में है। दोनों न्यूक्लियर देश हैं। हिंदुस्तान की फौजें द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान की 12th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड है, और न्यूक्लियर नेशन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी न्यूक्लियर नेशन ने किसी दूसरे न्यूक्लियर नेशन के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं की या उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं की। हिंदुस्तान ने 4 ही दिन में पाकिस्तान के को अंदर घुस कर के जितने उनके आतंकवादी ठिकाने थे, कुछ जहाँ पे हमको लगता था बड़े पैमाने पर आतंकवादी छिपे हुए हैं, उनको बर्बाद किया। फिर उनके कम्प्लीटली उनको डिफेंग किया, जैसे सांप को डिफेंग किया जाता है, उनको कम्प्लीटली डेसिमेट किया। उनके सारे के सारे एयरफील्ड डस्ट कर दिए, उनके सारे रेडार्स को डिस्ट कर दिया, उनके सारे एयर डिफेंसेस को नाकाम कर दिया। और हो सकता है कि उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको भी अनयूजेबल कर दिया। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि आइंदा हम किसी प्रकार की न्यूक्लियर धमकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर बातचीत पाकिस्तान के साथ होगी तो केवल और केवल 2 मुद्दों की होगी, पीओके को वापसी और टेररिज्म का खात्मा। जहाँ तक इंदिरा गांधी का 71 का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी जीत की, लेकिन शिमला में वो जीत को हार में कन्वर्ट कर दिया। हमने 93,000 प्रिजनर्स वापस कर दिए। ना तो पीओके लिया, ना ही टेररिज्म के ऊपर बातचीत हुई, और ना ही जो हमारे अपने प्रिजनर्स थे जो पाकिस्तान के पास थे उनको वापसी दिया। और पाकिस्तान ने हर हमारा जो प्रिजनर था वहाँ पे उनको टॉर्चर करके मौत के घाट डाला। ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। इसी माफिक 65 में भी हिंदुस्तान ने जीत हासिल की, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में एग्रीमेंट में जो हमने जीत हासिल की थी उसको डिफीट में कन्वर्ट कर दिया। पाकिस्तान को हमने हाजीपीस भी लौटा दिया, सब कुछ वापस लौटा दिया, और हासिल किया कुछ भी नहीं। कश्मीर इशू रहा, टेररिज्म इशू रहा। तो मेरे मुताबिक, और फिर माहौल उस समय का 71 का और आज का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि मैं कहता, दोनों देश न्यूक्लियर देश हैं, दोनों देश टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हैं, दोनों देशों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, दोनों देश एक बड़े मिसाइल पावर के रूप में उभरे हैं, दोनों के पास स्ट्रॉन्ग नेवीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग आर्मीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्सेज हैं। उसके बावजूद जो हिंदुस्तान ने कर दिखाया 4 दिन के अंदर, मेरे मुताबिक दुनिया के इतिहास में ना आज तक ऐसा हुआ है, ना ही आगे होगा।
आपने भी बांग्लादेश के निर्माण का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश का निर्माण एक गलती थी? जिस तरह से बांग्लादेश चीन के साथ ही एक बड़ी चुनौती बनकर भारत के सामने खड़ा हुआ है, इससे भारत की चिंता और नहीं बढ़ गई है? देखो, बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है वो अमेरिका की डीप स्टेट की कोशिश है। अमेरिका की डीप स्टेट जो चाहती थी, वो चाहती थी कि कुछ आइलैंड्स हैं बांग्लादेश के साउथ में, जिसमें अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता था चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए, इंडियन ओशन रीजन में, और हिंदुस्तान की नेवी के ऊपर। शेख हसीना ने उनको देने के लिए माना, साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद में उन्होंने यूनुस के साथ मिलकर जी एक एक किस्म की रणनीति बनाई कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को टॉपल करना है, और वही वही हुआ। उनकी ज़बरदस्त कोशिश थी अमेरिका की डीप स्टेट की कि मोदी को भी इलेक्शन में हराया जाए। ज़बरदस्त कोशिश की गई, तभी मोदी की 240 सीट आई बजाय फुल मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन। और बांग्लादेश जो है उसमें दम नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है वास्तव में हिंदुस्तान के कोई थ्रेट पोज करने के लिए। और जो अभी शॉर्ट टर्म है कि कुछ उन्होंने ड्रोन्स लिए टर्की से, और कुछ सहायता ली है चाइना से और पाकिस्तान से, वो सहायता उनको साफ तौर पर नज़र आ गई इस पिटाई के, पाकिस्तान की पिटाई के बाद कि पाकिस्तान या चीन उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के साथ जितने ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे उससे ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे। भारत ने नो फर्स्ट यूज़ पर हस्ताक्षर किए हैं न्यूक्लियर को लेकर, और पाकिस्तान ने नहीं किया है। क्या ये हमारी सरकार और सेना के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं बन जाती? देखो, जितने भी न्यूक्लियर नेशंस हैं, चाहे रशिया है, चाहे चाइना है, चाहे अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, ब्रिटेन है, सबकी बेसिकली पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़। न्यूक्लियर वेपन इज़ नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज़ अ वेपन ऑफ डेटरेंस। ये लड़ाई को रोकने के लिए काबिलियत है, ना कि। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा हुआ है, अगर आपने गलती से हमारे ऊपर छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब या बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका तो हम 8 से 10 मिनट में आपको कम्प्लीटली वाइप आउट कर देंगे, जिसके लिए हमने अपना न्यूक्लियर ट्रायड तैयार किया है। दैट इज़ अंडर वाटर कैपेबिलिटी, सरफेस कैपेबिलिटी एंड एयर कैपेबिलिटी। और पाकिस्तान को साफ तौर पे पता है कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने एक भी न्यूक्लियर वेपन छोड़ा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे मुताबिक कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन इज़ नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज़ अ वेपन ऑफ डेटरेंस। और इसी को के माध्यम से हम चाइना को डेटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर चाइना भी बुरी नज़र से देख रहा है तो हम चाइना को साफ तौर पे कह रहे हैं हमारे पास तमाम क्षमता है अंडर वाटर, सरफेस और एयर, आपको उतनी आप ही की भाषा में जवाब देने का, और चाइना ये जानता है। अक्साई चीन का मुद्दा पीओके से कैसे अलग है? एक्साई चीन और पीओके का कोई आपस में तालमेल ही नहीं है। एक्साई चीन लद्दाख का जो है, ईस्टर्न लद्दाख का हिस्सा है, जिसको 62 में पाकिस्तान चाइना ने बड़े पैमाने पर कैप्चर कर लिया। वास्तव में उन्होंने 58-59 में इसमें जब एक्साई चीन सड़क बनाई थी तभी से उन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेहरू को शायद उसके बारे में पता नहीं लगा। लेकिन 68 में उन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका पकड़ा हुआ है। जहाँ तक पीओके का ताल्लुक है, 1948 में जब पाकिस्तान ने हमला किया और उसके बाद उसके हमारी हिंदुस्तान की आर्म फोर्स का जवाबी कार्रवाई होनी शुरू हुई, तो तब 67% या 63% पीओके कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है, 37% पाकिस्तान के पास है। उस समय जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल करियप्पा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को रिक्वेस्ट किया कि 3 दिन का और समय दीजिए, हम पाकिस्तान को हर प्रकार से पिछाड़ देंगे और कश्मीर से हमेशा हमेशा निकाल देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेहरू, being what he was, went to UN, और उसी के नतीजे से आज हिंदुस्तान ये सफ़र कर रहा है। हॉट एलओसी के मुद्दे से हम सभी परिचित हैं कि जिस तरह के हालात हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं, पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा खतरा। लेकिन एलएसी पर तनाव बढ़ने से हमारी चिंताएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्या चीन वास्तव में चिंता का बड़ा कारण है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा? देखो, चीन सबसे बड़ा हिंदुस्तान का दुश्मन चीन है, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान तो एक ब्रदर एनिमी है जिसकी क्षमता टू डू डैमेज टू इंडिया ऑलमोस्ट मिनी स्कूल। आपने देखा है इस 4 दिन में हिंदुस्तान को कुछ नुकसान पहुंचा सका। चीन एक महाशक्ति है और चीन बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से बहुत आगे है। उसका डिफेंस बजट तकरीबन 3.5 गुना है हमारे डिफेंस बजट से। और ये जो आपसी फैसला रहा है तकरीबन 35 से 40 साल से, चीन बहुत बड़े पैमाने पर हमको हर प्रकार से उसने ज़मीन के माध्यम से और समुद्र के माध्यम से घेर रखा है। अब देखो, पाकिस्तान में चीन है, बांग्लादेश में चीन आ गया है, नेपाल में चीन का दबदबा है,
श्रीलंका में हेमनटोटा में चीन है, म्यांमार में चीन है, और फिर आपको सी के मार्ग से भी उसने बड़े सारे इस माफी के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार कर लिए हिंदुस्तान को घेरने के लिए। साथ ही साथ उसने इंडियन ओशन रीजन में भी कुछ अपने बेसेस बनाए, जी जैसे उन्होंने अफ्रीका के कोस्ट में बनाए, और उसकी कोशिश है कि कुछ और सबमरीन बेसेस हिंदुस्तान इंडियन ओशन रीजन में तैयार करे। फिर उसके 8 से 10 समुद्री जहाज़ जो लड़ाके जहाज़ हैं हर समय इंडियन ओशन रीजन में कार्रवाई कर रहे हैं, और अगले 2-3 साल में उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस इलाके में आ सकता है। सो चीन तो है बहुत बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान जो है मिनिस्कुल थ्रेट है। जी। अभी हमने देखा जैसे भारत पाकिस्तान के तनाव के दौरान में चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान की मदद की अपने JF-17 और वगैरह ड्रोन वगैरह से पाकिस्तान को दिया, लेकिन सारे के सारे हिंदुस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नेस्तो नाबूद हो गए, ध्वस्त हो गए बुरी तरह से। तो इस जो अभी जिस तरह से मतलब चीन की भद पिट गई है एक तरह से, तो ये अब क्या चीन के लिए भी एक सबक है, या फिर अब भारत के लिए उतना बड़ा थ्रेट चीन आने वाले टाइम में नहीं रहने वाला, क्योंकि उसने देख लिया इस युद्ध के माध्यम से कि किस तरह से भारत ने जवाब दिया है। देखो, जहाँ तक चीन का थ्रेट है, इसका पाकिस्तान के युद्ध के साथ कोई तालमेल नहीं है। जी। चीन जो है वो एक उभरती महाशक्ति है, साउथ एशिया में अपना दबदबा बनाना चाहता है, सबसे बड़ा कंपेटिटर हिंदुस्तान का है। उसको साफ तौर पे नज़र आता है कि वास्तव में एक किस्म से वो सुपर पावर कहलाए तभी कहलाएगा जब साउथ एशिया में हर प्रकार से वो अपने आप को एक किस्म से खड़ा कर पाएगा। और उसको ये लगता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी उसको चैलेंज करेगी, हिंदुस्तान की मिलिट्री भी उसको चैलेंज कर रही है, हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस भी उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा चीन ही है। जहाँ तक चीन का डिफेंस का इक्विपमेंट है, डिफेंस का इक्विपमेंट उसका यूजलेस पाया गया, जिससे चीन का जो एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी कमी आएगी। हिंदुस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट में काफ़ी उछाल आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के जो सारे सिस्टम से बहुत ही बढ़िया काम किया, जैसे चाहे आकाश मिसाइल हो, चाहे हमारा ये ब्रह्मोस हो, चाहे हमारा आकाश तीर सिस्टम हो, या इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम हो, सारे के सारों ने जिस भी कार्रवाई करके दिखा दी है, दुनिया देख कर दंग रही है। चीन का ना तो एयर डिफेंस इक्विपमेंट काम किया है, JF-17 भी था, उसमें भी फ्यूजलाइन में क्रैक्स आ गए हैं, उनकी सारी रडार बेकार निकली। उनका H9 सिस्टम जो था, HQ9 जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो कहते थे S-300 के बराबर है, और हिंदुस्तान के S-400 की भी मुकाबला कर सकता है। सर रेंज उसकी S-400 की 400 है, उनकी 200 किलोमीटर थी, लेकिन कह रहे थे हर प्रकार के एरियल टारगेट, चाहे मिसाइल हो, चाहे जहाज़ हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, हर एक को मार सकता है, किसी को भी नहीं मार पाया, किसी को डायरेक्ट नहीं कर। फिर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो मैन बिहाइंड द मशीन है, जो चीन के इस इक्विपमेंट को मैनेज कर रहा था, जो ट्रेन कर रहे थे, जो इसको यूज़ कर रहे थे, उसका मोरल कैसा था, उसकी मोटिवेशन कैसी थी, उसकी लीडरशिप कैसे थी, उसकी ट्रेनिंग कैसे थी, उसमें भी चीन ने मार खाई, क्योंकि पाकिस्तान का जो सैनिक था उसका इस समय मोरल, मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रेनिंग सब बड़ी कमज़ोर थी। तुर्की ने पाकिस्तान की मदद न केवल हथियारों से की है, बल्कि ड्रोन ऑपरेटर भी पाक द्वारा भेजे जाने की खबर सामने आई है। तो भारत ने जबकि ऑपरेशन दोस्त जैसा ऑपरेशन भी चलाया जब तुर्की मुसीबत में था, तो ये तुर्की का स्टैंड भारत को लेकर इस तरह का क्यों रहता है कि एक तरफ भारत तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो इसका मुख्य कारण है अर्दोगन की एम्बिशन। अर्दोगन अपने आप को एक किस्म से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभारना चाहता है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। उसके सारे ख्वाब हिंदुस्तान ने मिट्टी में मिला दिए। इसी वजह से वो पाकिस्तान के साथ बड़ी देर से खड़ा है, लेकिन तुर्की और हिंदुस्तान के रिलेशन जो हैं हज़ारों साल से बहुत ही फ्रेंडली थे। अर्दोगन के बाद में रिलेशन ख़राब हुए, जैसे ट्रूडो के आने के बाद में कनाडा और इंडिया के रिलेशन ख़राब हुए। अर्दोगन कल हट जाएगा तो रिलेशन फिर दोबारा कायम हो जाएंगे। तुर्की के लोग जो हिंदुस्तान के साथ बड़े प्रेम करते हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, वो हिंदुस्तान को लाइक करते हैं, लेकिन तुर्की ने ही हर प्रकार से पहले जो FATF में से पाकिस्तान बाहर निकला, तुर्की और मलेशिया की वजह से बाहर निकला, और अमेरिका की वजह से। आज भी अगर FATF में दोबारा नहीं होता तो यही देश खड़े होंगे। बायकॉट तुर्की का भी असर एर्दोआन को हिला नहीं पाया है। उन्होंने पाक को अपना अनमोल दोस्त बताया है और बोला है कि नुकसान की हम नहीं सोचते हैं। ऐसे में तुर्की भारत में से पंगा लेने के लिए क्यों कोई परवाह नहीं कर रहा है, और बायकॉट का भी असर उसको के मतलब नैतिकता को हिला नहीं पा रहा है। देखो, मैंने जैसे कहा कि सारा का सारा
अर्दोगन की एम्बिशन की वजह थी। बिल्कुल उसी माफी की एम्बिशन है जैसे ही ट्रंप की है। ट्रंप भी अपने आप को एक किस्म से सीज़ फायर करा के कह रहा नोबेल प्राइज़ लेना चाहता है। इसी माफिक अर्दोगन जो है अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड में अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट नेता के रूप में उभारना चाहता है। तो इसी की वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड में एक ही देश है जिसका न्यूक्लियर वेपन्स है। टर्की की कोशिश थी कि शायद पाकिस्तान उसकी सहायता करे, उसको भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट में बनाने के लिए, या कुछ उसको न्यूक्लियर वेपन्स दे दे, जिससे टर्की का दबदबा जो है अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड में खूब बन जाएगा। जी, मेरा आखिरी सवाल है कि बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी है और उन्होंने बोला है कि मतलब भारत हमारी मदद करे इसमें अलग देश बनाने में, तो क्या ये पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से टूटने वाला है? देखो, पाकिस्तान इस समय काफ़ी से बड़ी दुर्दशा में है। बलूचिस्तान में उसके खिलाफ DLA बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने तीन बड़े शहरों को फ्री करा लिया है, जिसमें कोयटा है जो वहाँ बलूचिस्तान का कैपिटल है, वज़ीरिस्तान है, औकलात है। फिर पख्तूनख्वा में तरीक़े तालिबान पाकिस्तान हर प्रकार से छा गया है और वो इलाका कम्प्लीटली लिबरेटेड कर लिया है। दुरंद लाइन के ऊपर तालिबान के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो दुरंद लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। POK में बड़े पैमाने पर POK के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं। फिर सिंध में सिंध लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के साथ। फिर पंजाब के अंदर साउथ पंजाब और नॉर्थ पंजाब में भी आपस में लड़ाई हो गई है। और साउथ पंजाब के लोग कहते हैं हमारा ना तो रीति रिवाज ना लैंग्वेज सेम है एज दैट ऑफ नॉर्थ पंजाब। ऐसे में पंजाब तो है हर प्रकार से घिरा हुआ है इंटरनल डिस्प्यूट्स में। मुझे पक्का यकीन है अगर उसकी नीति यही रही कि हर एक को तंग कर रहा है, बड़े पैमाने पे सिंध में भी लोगों को मार रहा है, माइनॉरिटीज़ को मार रहा है, शियाज़ को मार रहा है, मुजाहिदीन को मार रहा है, मुहज्जिद को, और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों को तंग कर रहा है, पख्तूनख्वा में पख्तूनियों को तंग कर रहा है, POK में कश्मीर को तंग कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान का टुकड़े तो यकीनन है, वो टुकड़े आज होते हैं या 3 साल के बाद होते हैं, 5 साल के बाद, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान इम्प्लोड 100% होगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल जवाब का सिलसिला यही समाप्त है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।